हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 का दम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपको लगातार पूरे सिलेबस को हम आपके 30 टॉपिक से डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से 30 एमसीक्यू आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, बेनिफिशियल लग रही होगी, क्योंकि हम इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में, वैसे प्रश्नों को हमने शामिल किया है। कोशिश की है कि पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएं और साथ ही साथ पैटर्न को भी फॉलो करें, जो पैटर्न से सीजीपीएससी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं, ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता चले। अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, साइंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आपके लिए, और यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप अगर ये पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ 30 कदम इस सीरीज में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन टॉपिक से। बायोलॉजी का ये टॉपिक है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है यहाँ पर एजर्शन और रीजन वाला। एजर्शन कहता है कि यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस, यानी कि मानवों के अंदर मुख्य जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या है? यूरिया है ना। होता है यूरिया आपके यूरिन के थ्रू बाहर होता है, तो यूरिया जो है वो मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा कारण ये कहता है कि मनुष्य यूरियोटेलिक जीव है, क्योंकि यूरिया जो है ये क्या है? उत्सर्जी उत्पाद है, यानी कि एक अपशिष्ट है जिसको मनुष्य जो है वो उत्सर्जित करता है अपने शरीर से। इसीलिए मनुष्य क्या है? यूरियोटेलिक है। अगर हम अमोनिया उत्सर्जित करते तो हम अमोनोटेलिक होते, ठीक है। अगर हम यूरिक एसिड उत्सर्जित करते तो हम क्या होते? यूरिकोटेलिक होते। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स क्या होते हैं? यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे कि फिशेस वगैरह, वो क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस और अदर मैमल्स क्या होते हैं? ये यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि हम यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो कारण जो है वो कथन को सही रूप से व्याख्यात कर रहा है और दोनों ही क्या है? सही है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है किडनीज एजर्शन और रीजन वाला है, कथन कारण वाला। एजर्शन कहता है किडनीज रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, दे रीएब्सॉर्ब बाइकार्बोनेट आयंस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो किडनी है वो शरीर में अम्ल क्षार को जो संतुलन होता है उसको नियंत्रित करता है। कैसे करता है? किडनी जो होता है वो क्या करता है? आपके ब्लड में जो H+ आयंस होते हैं, है ना, H+ आयंस की मात्रा को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके ब्लड में एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि एसिड जो है उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये उसको क्या करता है? बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में मिला देता है और साथ ही साथ क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और आपके इससे क्या होता है? आपके ब्लड में एसिड और बेस का बैलेंस जो है वो क्या होता है? बने रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? एसिड ज्यादा हो जाएगा जब आपके ब्लड में, तो क्या हो जाएगा? ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या करता है आपका किडनी? बाइकार्बोनेट, किडनी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि नेफ्रॉन वगैरह, वो क्या करते हैं? आप जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और वापस से किस में मिला देते हैं? ब्लड में मिला देते हैं, जिससे कि ब्लड में अगर एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दोनों ही सही है ना। इस तरीके से वो क्या करते हैं? एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन जो है वो कारण को सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो किडनी क्या करता है? किडनी मेनली क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपके ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। और किडनी क्या करता है? पेयर में मौजूद होता है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और यही नेफ्रॉन आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको क्या करता है? ब्लड से अलग करता है और यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर करता है। तो किडनी में ही मौजूद है नेफ्रॉन। तो किडनी क्या है? मेनली आपका एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। एजर्शन और रीजन वाला सवाल है। एजर्शन कहता है कि यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर।
रीजन कहता है यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। देखो आपकी जो किडनी होती है वो कैसी होती है, ऐसे बीन शेप्ड होती है ना, राजमे के आकार की, और किडनी पेयर में मौजूद होती है। किडनी का ये जो बैंड वाला एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से एक पतली नलिका कनेक्टेड होती है, इसी नलिका को क्या कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। इस नलिका को क्या कहते हैं, यूरेटर कहा जाता है। और यही यूरेटर आकर किससे मिलता है, ये यहां पर आकर मिलते हैं ब्लैडर से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में ये किडनी से लेकर आकर यूरिन को क्या करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में आपका ये जो यूरिन है ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये यूरिनरी आप नाइट्रोजनस वेस्ट कह सकते हैं, ये यूरिन कह सकते हैं। ये कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और ब्लैडर से फिर एक मार्ग होता है जिसे क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या होता है, आपकी बॉडी से बाहर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, यूरेटर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ये यूरेटर है, ये किडनी से यूरिन को कैरी करके ला रहा है कहां पर, ब्लैडर में। तो पहला एजर्शन सही है। फिर रीजन कहता है यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। ये यूरेथ्रा है और ये कहां से जुड़ा हुआ है, ब्लैडर से। तो ब्लैडर से ये आपका यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। यही कह रहा है दोनों स्टेटमेंट में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को कहीं भी क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। दोनों ही सेपरेटली सही है लेकिन कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। इनमें से पूछ रहा है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है। तो उत्सर्जी अंग त्वचा है। क्यों त्वचा है, क्योंकि आपके स्किन में क्या मौजूद होते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, समय समय पर सॉल्ट को, वाटर को, इसके अलावा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको समय समय पर क्या करता है, आपके शरीर से बाहर करते रहता है पसीने के थ्रू, स्वेट्स के थ्रू। तो स्किन क्या है, एक उत्सर्जी अंग है जो कि उत्सर्जन कर रहा है किसका, पसीने का या स्वेट का। फिर फेफड़े भी हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपके सेल में फॉर्म होते रहता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाते हैं, एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है जो कि आपके फेफड़े में होते हैं, और फेफड़े के द्वारा ये एक्सहेलेशन के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है फेफड़ा, इसलिए फेफड़ा भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। फिर बड़ी आंत कैसे उत्सर्जी अंग है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बनता है, स्टूल बनता है, मल बनता है, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, बड़ी आंत में बाहर कर दिया जाता है आपके शरीर से, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पानी होता है, जल होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, फाइबर वगैरह होता है जो कि अपचित पदार्थ है और अनडाइजेस्टेड फूड है। वो कहाँ से बाहर होता है, बड़ी आंत से। तो बड़ी आंत भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। लेकिन स्प्लिन, जिसे प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में, तिल्ली दिया हुआ है, तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा भी कहा जाता है। तो प्लीहा या तिल्ली जो है, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी, डेड आरबीसी है, उनका ब्रेकडाउन होता है ना। डेड आरबीसी जाकर स्प्लिन में क्या होते हैं, ब्रेकडाउन इनका होता है। और हीमोग्लोबिन, जो ग्लोबिन है, आगे चल के किस में चेंज हो जाता है, देखो, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इनसे मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। आरबीसी में मेनली क्या है, पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। तो ग्लोबिन आगे चलकर अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, जिसका फिर रीयूज कर लिया जाता है। और हीम से क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, ठीक है, जो कि एक टाइप का पिगमेंट है ना। तो इस तरीके से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है कहां पर, तिल्ली में। लेकिन तिल्ली या प्लीहा, जिसे स्प्लिन भी कहा जाता है, वो क्या नहीं है, इसको उत्सर्जित नहीं करता, शरीर से बाहर नहीं निकालता है ना। डेड आरबीसी का ब्रेकडाउन जरूर करता है, उनको तोड़ जरूर देता है छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन ये इसको शरीर से बाहर नहीं निकालता। इसीलिए क्या नहीं है, ये एक उत्सर्जी अंग नहीं है। और नहीं है पूछा गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तिल्ली, है ना। या फिर इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिन कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
नाइट्रोजनस बेस रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। इनमें से कुछ अलग अलग आपको क्या दिए गए हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस पदार्थ में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है उसको उत्सर्जित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है, और ये आपके सेल्स को, अगर इसको उत्सर्जित किया जाए अमोनिया को, तो ये आपके सेल्स को, एंजाइम्स को डैमेज कर सकता है। तो इसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है पानी मिलाकर, ठीक है, ताकि ये आपके सेल को या एंजाइम्स को डैमेज ना करे। इसीलिए अमोनिया जो होता है इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है एज कंपेयर टू यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक टाइप का क्या होता है, ये भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि आपके मसल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके थ्रू ये क्या बनता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो अमोनिया आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर मेनली ड्यू टू, यूरिया मुख्य रूप से यकृत में निम्नलिखित के कारण उत्पादित होता है। यूरिया शरीर में, लीवर में बनता है यूरिया, है ना। तो बनता कैसे है, किस वजह से बनता है, ये पूछा जा रहा है। पित्त वर्णकों का विषहरण करने से, अमीनो एसिड के विलीनीकरण से, न्यूक्लिक एसिड के चयापचय से, या फिर गुर्दों द्वारा अमोनिया की कमी से। इनमें से किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, आप जो भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, मैं इसको समझाती हूं कि आप जो भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आपने दाल खाया, मीट खाया जिसमें प्रोटीन है, अब वो प्रोटीन क्या होंगे, प्रोटीन चेंज होंगे अमाइनो एसिड में। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। फिर आगे चल के ये अमाइनो एसिड्स अमोनिया फॉर्म करेंगे, और ये अमोनिया क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के सेल्स को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए लीवर तुरंत ही अमोनिया के साथ CO2 को मिलाएगा और क्या बना देगा, यूरिया बना देगा। यूरिया जो होता है ये अमोनिया के कंपेयर में इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी तो है, इसीलिए तो इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। लेकिन तुरंत में अमोनिया के कंपेयर में अगर हम देखें तो यूरिया जो होता है वो कम टॉक्सिक होता है। इसीलिए अमोनिया क्या बन जाता है, CO2 के साथ मिलाकर लीवर इसको क्या बना देता है, यूरिया बना देता है। तो अमोनिया जो होता है, अमीनो एसिड के विलीनीकरण से अमोनिया बनता है और अमोनिया से ही यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर डायलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन दो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सत्य है या कौन असत्य है। पहला दिया हुआ है कथन एक, डायलिसिस में खून से गंदगी को अलग करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, आपके शरीर से जो भी टॉक्सिसिटी है उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ये कब किया जाता है, जब आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। अब किडनी का ही काम क्या होता है, आपके ब्लड में से क्या करना, जो अशुद्धि है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको छान कर यूरिन के थ्रू क्या करना, आपके शरीर से बाहर करना। लेकिन आपके शरीर में जो काम किडनी कर रहा है वो तो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी डैमेज हो चुका है, या आपके शरीर में दोनों किडनी मौजूद ही नहीं है, किसी बीमारी के कारण किडनी जो है वो काम करना बंद कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या कराएंगे आप, डायलिसिस कराएंगे। तो डायलिसिस में क्या किया जाता है, सेम जो काम किडनी कर रही है वो डायलिसिस प्रोसेस में किया जाता है, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, ब्लड से जो भी गंदगी होती है उसको अलग किया जाता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों के बीच में एक बहुत ही पतला सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और उसी मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड को अलग किया जाता है और गंदगी को अलग से निकाला जाता है ब्लड से, ठीक है। यह झिल्ली सिर्फ बड़े अणु को ही अपने अंदर से गुजरने देता है। ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो झिल्ली होती है ये बहुत थिन होती है और इसमें से बहुत छोटे छोटे यूरिया के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़े अणु कह रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा कथन सिर्फ एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दो है वो असत्य हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है। एक और आपको डिसऑर्डर दिए हुए हैं, दूसरी ओर आपको उसको मिलान करने के लिए उसके कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो पहला यहाँ पर है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है,
हाई ग्लूकोज इन यूरिन, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा कहां बढ़ जाएगी, आपके ब्लड में बढ़ जाएगी, तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो आपके यूरिन में भी ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। हाई ग्लूकोज कैसे होता है, इंसुलिन कम सीक्रेट होता है, तभी तो अलग से हाई ग्लूकोज जिनको होता है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटिस, हाई ग्लूकोज इन यूरिन। सेकंड दिया हुआ है डायबिटीज इंसिपाइटिस। डायबिटीज इंसिपाइटिस कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा तो नहीं बढ़ती लेकिन यूरिन बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से एमिट होने लगता है, एक्सक्रीट होने लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपाइटिस कहते हैं। फिर एक है आपका ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें आपके जो ग्लोमरुलस होता है, ग्लोमरुलस वो पार्ट होता है जो कि मेनली क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है ब्लड से आपके जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको। ठीक है, तब जब ग्लोमरुलस में क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके ब्लड में जो भी प्रोटीन है वो आपके बॉडी में ग्लोमरुलस से क्या नहीं हो पाता है, क्षनित नहीं हो पाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका ग्लोमरुलस में सूजन आ जाता है। तो सूजन आ जाएगा तो ग्लोमरुलस क्या कर रहा था, ग्लोमरुलस वो पार्ट है जो कि क्या कर रहा था, आपके ब्लड से गंदगी को बाहर कर रहा था। अब इसी में सूजन आ गया तो ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इससे आपका जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस। सेकंड है आपका किडनी फेलियर। अब किडनी ही फेल हो गई, किडनी ही क्या कर रही थी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमरुलस है ना, तो ये क्या कर रहे थे, आपके ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ को छनन का काम कर रहे थे। अब किडनी ही फेल हो गई है तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में यूरिया और टॉक्सिन्स का जमाव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ए का 3 है, बी का 2 है। देखते हैं ए का 3 और बी का 2, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, मैच ऑर्गन विथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक साइड पे ऑर्गन्स दिए हुए हैं, एक साइड पे ऐसे प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनको वो ऑर्गन क्या करते हैं, आपके शरीर से बाहर निकालते हैं। तो पहला है लंग्स। लंग्स किसको बाहर निकालता है, सीधी सी बात है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपके शरीर में बनता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज के द्वारा कौन निकालता है, लंग्स बाहर निकालता है। तो क्या हो जाएगा, ए का 3। लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, लीवर यूरिया फॉर्म करता है। लीवर आपके बॉडी ने जो प्रोटीन खाया, आपने प्रोटीन किस में चेंज हुआ, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या बना देगा, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है आपके शरीर के लिए, इसीलिए लीवर उसको तुरंत क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है। तो लीवर क्या बनाया, यूरिया। स्किन क्या करता है, स्किन आपके शरीर में वाटर और सॉल्ट को क्या करता है, बाहर करता है आपके शरीर के, किसके द्वारा, पसीने के द्वारा, स्वेट के द्वारा। ठीक है, और किडनी क्या करता है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो क्या आ जाएगा, लंग्स का ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का क्या आ जाएगा हमारा 2 और डी का 4 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सक्रीशन प्राइमरली रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ। उत्सर्जन मुख्य रूप से निम्नलिखित को हटाने को दर्शाता है। उत्सर्जन क्या है, क्या उत्सर्जन आप सिर्फ अपचित भोजन को हटाने को कहते हैं, नहीं कहते, उसको तो क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। ठीक है, हानिकारक चयापचय उत्पाद, केवल लवण, केवल जल, क्या केवल जल को बाहर करना ही उत्सर्जन है, नहीं भाई, हम तो उत्सर्जन उसको भी कह रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। केवल लवण, क्या केवल लवण, पसीने के द्वारा सिर्फ आप जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वही एक्सक्रीशन है, नहीं। ठीक है, केवल अपचित भोजन, सिर्फ अपचित भोजन को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है क्या, नहीं, हम तो यूरिन को भी उत्सर्जन कह रहे हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना उसको भी उत्सर्जन कह रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के मेटाबॉलिक उत्पाद हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा आपके शरीर में क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, और वो आपके शरीर में एज अ टॉक्सिन जमा है ना, हानिकारक पदार्थों के रूप में वो आपके शरीर में जमा है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हानिकारक चयापचय उप उत्पाद। ठीक है, हार्मफुल मेटाबॉलिक
बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज इन एक्वाटिक एनिमल्स थ्रू अमोनिया इज कॉल्ड। ठीक है, जलीय जानवरों में अमोनिया के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, है ना। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जानवर होते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अमोनोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूरियोटैलिक कौन है, यूरियोटैलिक ह्यूमंस और मैमल्स। ठीक है, यूरिकोटैलिक कौन है, यूरिकोटैलिक बर्ड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड, आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पढ़ते हैं। उत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्सर्जन हानिकारक चयापचय अपशिष्ट को हटाता है, बिल्कुल सही। जो भी ऐसे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, आहार निष्कासन और उत्सर्जन समान प्रक्रिया है, ये गलत है। आहार यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकालना और एक्सक्रीशन दोनों समान प्रक्रिया नहीं है। हाँ, आप इसको एक्सक्रीशन का पार्ट मान सकते हो, इजेशन कहते हैं वैसे तो उसे, लेकिन आप उसको एक्सक्रीशन का पार्ट मान सकते हो, परंतु ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जी उत्पाद है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आप शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं, तो ये एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्यों में उत्सर्जन केवल गुर्दों द्वारा किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्यों में सिर्फ किडनी के द्वारा क्या उत्सर्जन होता है क्या, नहीं। हमने तो अभी कहा पसीने के स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट्स के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं सॉल्ट और वाटर को। हम लंग्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पर हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मनुष्य में केवल किडनी ही क्या है, उत्सर्जन किया जाता है क्या, अगेन आ गया केवल शब्द, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगेन हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट वाला मिल रहा है और हमको रीड करके बताना है कौन से सही है। पहला कहता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अमोनिया अत्यंत विषाक्त है। मैं पहले से ही कह रही हूं कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये आपके सेल्स को डैमेज कर सकता है, एंजाइम्स को खत्म कर सकता है जो शरीर में है। दूसरा दिया हुआ है यूरिया को अमोनिया की तुलना में उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, सही बात। अमोनिया क्या होता है, एक तो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होता अच्छे से और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिक इतना ज्यादा है तो इसको क्या किया जाता है, पतला किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि ये शरीर को डैमेज ना पहुंचाए। तो अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए इसके उत्सर्जन में कम जल की आवश्यकता होती है। दूसरा भी सही है। तीसरा, यूरिक एसिड कम विषाक्त और जल में अघुलनशील होता है, ये भी सही है। यूरिक एसिड ज्यादा विषाक्त नहीं होता, टॉक्सिक नहीं होता और साथ ही साथ ये वाटर में प्रॉपर डिसॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, अमोनोटेलिक जानवर यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। भाई है अमोनोटेलिक तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कैसे करेंगे, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑब्वियस रॉन्ग होगा। अमोनोटेलिक है तो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, चौथा स्टेटमेंट गलत, लेकिन 1, 2, 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वेट इज करेक्ट। पसीने के बारे में कौन से कथन सही है। पहला, पसीना शरीर में तापमान नियमन में मदद करता है। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हमारे ब्लड में जब क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा सॉल्ट और वाटर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है ताकि हमारे शरीर का तापमान क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। क्योंकि क्या होता है, स्वेट जो है, पसीना जो है, वो हमारे शरीर से जब इवेपोरेट होता है सरफेस से, तो उससे हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, होता है ना, जब पसीना आता होगा आप फील करते होंगे आपका शरीर ठंडा ठंडा हो जाता है ना। तो तापमान नियमन में क्या करता है, ये मदद करता है। दूसरा, पसीने में यूरिया की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो दूसरा भी सही है। पसीने में ज्यादातर होता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, यूरिया की मात्रा बहुत कम होती है ना। पसीना सेबेसियस ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है, नहीं, सेबेसियस ग्रंथियों द्वारा क्या उत्पन्न होता है, सीबम या ऑयल होता है।
आपके चेहरे पे कभी कभी आप फील करेंगे बिल्कुल तेल तेल सा जमा हो जाता है बहुत समय तक, आप अगर फेस वॉश ना करें। बालों में अगर बालों को लंबे समय तक शैम्पू ना करो तो बालों में भी हमको ऑयल ऑयल सा फील होता है। क्यों होता है? ये जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? कंटिन्यू सीबम सिक्रीट करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिससे आपके बाल जो होते हैं, चेहरे जो होते हैं, इनमें मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, तो सीबम सिक्रीट होता है सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा, ना कि पसीना। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पसीना लवण के उत्सर्जन में मदद करता है, सही बात है। मैंने अभी कहा पसीने से क्या क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है प्लस वाटर निकलता है, और कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली सॉल्ट एंड वाटर। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, 1, 2 और 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिगार्डिंग लीवर फंक्शंस इन एक्सक्रीशन करेक्ट स्टेटमेंट आर, यानी कि लीवर के फंक्शन के संबंध में इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है लीवर, सही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि लीवर जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन आप खाते हैं चेंज होते हैं किसमें? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किस में चेंज होता है? अमोनिया में। अमोनिया क्या होता है? हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो लीवर क्या करता है? इसको यूरिया में बदल देता है। तो यही कह रहा है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन के टूटने से पित्त वर्णक का उत्पादन होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्प्लिन के बारे में बताया था। स्प्लिन जैसे आपने प्लीहा कहा था, प्लीहा में क्या होता है? डेड आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी में क्या मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही टूटता है किसके अंदर? आपके स्प्लिन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन में ब्रेक हो जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या बना देता है? ग्लोबिन बनाता है अमाइनो एसिड्स। ग्लोबिन क्या बनाता है? अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड वापस से आपके शरीर में क्या कर लिया जाता है? रीयूज कर लिया जाता है। अब बच गया हीम। हीम क्या बनाता है? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक टाइप का पिगमेंट है, और ये जो बिलिरुबिन होता है ये आपके बाइल को क्या देता है? कलर देता है, येलो ग्रीनिश, येलोइश टाइप का कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर सही लिखा है, हीमोग्लोबिन के टूटने से पित्त वर्णक जो है वो उत्पादित होता है। 1 और 2 सही है। तीसरे में आ जाते हैं, पित्त वर्णक मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, पित्त वर्णक उत्सर्जित नहीं होते हैं, ये आपके जो बाइल जूस है उसमें ये पिगमेंट के रूप में काम करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाद में उत्सर्जन के लिए संग्रहित करता है लीवर। लीवर कुछ भी संग्रहित नहीं करता, किसी भी अपशिष्ट को संग्रहित नहीं करता, ये सिर्फ अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग है। 3 और 4 रॉन्ग है, 1 और 2 सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नो डाउट इट्स नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है इसी में क्या होता है? डीसीटी, पीसीटी, ग्लोमर्युलस, बोमन कैप्सूल, ये इसके क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं, और मेनली यही सब पार्ट मिलके क्या करने का काम करते हैं? आपके ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं, अलग करते हैं, और यूरेटर के थ्रू फिर क्या होता है? ये ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा के द्वारा आपके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो क्या है कार्यात्मक इकाई? नेफ्रॉन। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, विच हार्मोन इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट्स। कौन सा हार्मोन संग्रहण नलिका में जल पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन है? एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। कहाँ सिक्रीट होता है? ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है। कहाँ से ये सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हाइपोथैलेमस में वैसे तो बनता है एडीएच, और ये करता क्या है? मान लीजिए कि एडीएच जो है ये इसकी मात्रा कम हो गई, यानी कि इसका सिक्रीशन कम हो गया है। ठीक है, ये हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? कम हो जाएगा जब, तो क्या करेगा? आपके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ब्लड में मिलाएगा नहीं, तो आपके ब्लड में क्या हो जाएगा? जल की मात्रा कम हो जाएगी और यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? वो जो डायबिटीज इंसिपाइडिस वाली कंडीशन देखी थी ना, उसी में क्या होता है? एडीएच कम सिक्रीट होता है। तो जब एडीएच कम सिक्रीट होता है तो यूरिन में जल की मात्रा बढ़ा देता है, और यूरिन में जब जल की मात्रा बढ़ती है तो बार बार आप वॉशरूम जाएंगे, आपको बार बार प्यास लगेगी। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जब एडीएच कम होता है। और जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है? जब ये ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा और ब्लड में मिलाते जाएगा। तो ब्लड में आपकी कंडीशन किसकी ज्यादा हो जाएगी? किसकी? वाटर की। और वाटर कम किस में हो जाएगा? आपके यूरिन में। तो यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। तो एडीएच जब बढ़ जाता है तो
आपके बॉडी हाइड्रेट रहेगा क्योंकि ब्लड में वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब कम सिक्रीट होगा तो ब्लड में वाटर की मात्रा कम हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी क्योंकि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडीएच क्या करता है, जल पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हार्मोन्स हैं। एल्डोस्टेरॉन एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, किडनी के ऊपर जो टोपी जैसा लगा होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। रेनिन एक टाइप का एंजाइम है। एएनएफ एक टाइप का आपका फैक्टर है या पेप्टाइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? रेनिन जो है ये कहाँ से निकलती है? एक टाइप की एंजाइम होती है, ये आपके बॉडी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से निकलती है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? आपकी किडनी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे की स्तवकासन्न कोशिकाओं से ये निकलता है। एक अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क में ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर लगभग कितना होता है? ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर क्या होती है? वह दर जिसमें ग्लोमेरुलर क्या करता है, आपके ब्लड से जो टॉक्सिन होते हैं उसको फिल्टर करते जाता है। तो वो दर कितनी होती है एक स्वस्थ वयस्क में? लगभग कितना होता है? 100 to 120 ml पर मिनट। हर मिनट में 100 से 120 ml क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है ब्लड से टॉक्सिन्स को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन थे। गुर्दों में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की भूमिका क्या होती है? अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। एडीएच हार्मोन निकलता कहाँ से है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। क्या करता है ये? जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड में क्या करता है? जल को ज्यादा से ज्यादा मिलाते जाता है, उसको रीएब्जॉर्ब कर करके। ठीक है, तो जल के पुनः अवशोषण को क्या बढ़ाता है? ये एडीएच हार्मोन बढ़ाता है, जिससे आपके ब्लड में जल की मात्रा क्या होती है? मेंटेन रहती है और आपका बॉडी हाइड्रेट रहता है। ठीक है, ये कम हो जाए तो क्या होता है? डायबिटीज इंसिपाइडस नाम की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन अंग के बारे में लिखित कथनों को विचार कीजिए। अब अभी तक हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, कुछ पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पौधों में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही। पौधों में भी क्या, कौन सा श्वसन होता है? एरोबिक श्वसन, आक्सी श्वसन होता है। वो भी श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वो रेस्पिरेशन नहीं, वो कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकृति से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। परंतु रेस्पिरेशन प्रोसेस में, श्वसन की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल को हटाते हैं। बिल्कुल सही। पौधों की पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और ये रंध्र क्या करते हैं? ये रंध्र खुलते बंद होते रहते हैं। जब ये रंध्र खुलते हैं तो पत्तियों से क्या होता है? जो जल है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी अतिरिक्त जल होता है उसको वो बाहर करते जाते हैं और अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते अगले प्रश्न की ओर। पौधों में उत्सर्जित उत्पादों के बारे में बताइए। पौधों में रेजिन, गोंद और टैनिन को अपशिष्ट पदार्थों के रूप में संग्रहित करते हैं। बिल्कुल सही। पौधों में रेजिन होता है, गोंद गम कहते हैं, जिसे टैनिन कहते हैं। ये सब क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वैसे तो प्राइमरी मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होते, प्राइमरी मेटाबॉलिक वेस्ट तो CO2 ही होगा, परंतु ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है, पौधों में जानवरों की तरह यूरिया का उत्सर्जन होता है। नहीं भाई, पौधों में यूरिया का उत्सर्जन नहीं होता। यूरियोटेलिक क्या है? एनिमल्स हैं। परंतु पौधे जो होते हैं इनमें किसका उत्सर्जन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पौधों में एल्कलाइड को उत्सर्जित उत्पाद माना जाता है। एल्कलाइड एक टाइप का आपका उत्सर्जित उत्पाद होता है जो कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। तो 1 और 3 सही है हमारे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ये एल्केलाइड्स क्या होते हैं?
पौधों में, जैसे कि अलग अलग प्लांट्स में ये एल्केलाइड्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने ओपियम के बारे में सुना होगा, ओपियम में क्या होते हैं, मॉर्फिन करके आपका जो एल्केलाइड होता है। इसके अलावा कॉफी में कैफीन होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो, जैसे कि आपका सिनकोना प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, क्विनीन होता है, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो वैसे तो ये पौधे इसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि ये कीड़े वगैरह जो हैं इनसे क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। लेकिन उन पदार्थों का क्या किया जाता है, प्रयोग हम मानवों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पौधों के उत्सर्जन के बारे में बताइए। अतिरिक्त जल रंध्रों के माध्यम से हटाया जाता है, बिल्कुल सही। स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र होते हैं, खुलते बंद होते रहते हैं और यहीं से क्या होते हैं, अतिरिक्त जल इवेपोरेट होकर क्या हो जाता है, प्रकृति में मिल जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन उत्सर्जी है, सही बात है। उत्सर्जी है कि नहीं है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, पौधे बाहर निकालते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट है एक टाइप का ऑक्सीजन, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, ब्रेक होता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, पौधे बाहर निकालते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। एक्सेस वाटर जब पौधों के सतह से बाहर निकलता है तो टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है, बैलेंस रहता है। 1 2 3 तीनों ही सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर आते हैं, पौधों में गैस के उत्सर्जन के बारे में बताना है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, सही बात है। पौधों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि आक्सी श्वसन, जिसमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ठीक है। देखो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को मिला नहीं देना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जी होता है, सही बात है। श्वसन के दौरान उत्सर्जी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ पौधों में मीथेन और एथिलीन उत्सर्जित होती है, जैसे कि पैडी है ना, धान, वहां से क्या उत्सर्जित होती है, मीथेन। तभी तो कहा जाता है धान की फसल ज्यादा होने से मीथेन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। फिर एथिलीन गैस जो होती है, C2H4, ये गैस क्या करती है, फलों को पकने में मदद करती है। तो ये क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं प्लांट से। तो 1 2 3 तीनों ही सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान उत्पादित होती है, श्वसन के दौरान उत्पादित होती है, सही बात है। श्वसन के दौरान क्या होता है, ये क्योंकि ऑक्सी श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सेल में क्या होता है, ऊर्जा उत्पादित होती है और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों में अपशिष्ट उत्पाद माना जाता है। हाँ, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हाँ, जरूर वो कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे वे एमिट भी करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से रंध्रों के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, सही बात है। इसमें स्टोमेटा होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अंदर भी लेते हैं और अपने शरीर से बाहर भी करते जाते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में रेजिन, गोंद और टेनिन के बारे में बताइए। अभी हमने देखा था इनके बारे में, है ना, और कुछ चीजें दी हुई है वो भी क्लियर कर लेते हैं जो बचा हुआ है। वे उत्सर्जी उत्पाद है, बिल्कुल सही। रेजिन, गम, टेनिन ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। टेनिन कहाँ होता है, ये बार्क में बनता है, जो पौधों का सबसे टफ रिजिड पार्ट होता है, ठीक है। रेजिन क्या होता है, ये भी पौधों में बनता है ताकि इंसेक्ट, कीड़े वगैरह जो है वो पौधों को नुकसान न पहुंचाए। गम जो है, इसमें भी आकर क्या हो जाते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह चिपक जाते हैं और साथ ही वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए भी गम जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। वे विशेष गुहाओं या कोशिकाओं में संग्रहित रहते हैं, सही बात है। ये पौधों की विशेष टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। वे यूरिया की तरह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हैं, ये गलत है, ये नाइट्रोजन युक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूल उत्सर्जन के बारे में बताइए, ठीक है। जड़ें मिट्टी में माध्यमिक चयापचय को मुक्त कर सकती हैं। जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी में सेकेंडरी मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं उनको मिला देती हैं, सही बात है। ये जड़ें क्या करती हैं, जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं उनको मिट्टी में मिला देती हैं, ठीक है। जड़ें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को उत्सर्जन करती हैं। ऑक्सीजन को
एमिट नहीं करती हैं प्रकाश संश्लेषण में जड़ें, कौन करता है? स्टोमेटा करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? जड़ें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं, ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पौधों में उत्सर्जित होता ही नहीं है, तो जड़ें कहाँ से करेंगी? तो जड़ें सिर्फ क्या करती हैं, कुछ मेटाबॉलिक जो आपके क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको मुक्त करती हैं मिट्टी में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरिया को अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? पहले तो ये जानिए कि यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होता है। सही बात है, अमोनिया बहुत ज्यादा क्या होता है? विषाक्त होता है, इतना ज्यादा कि वो हमारे सेल को भी डैमेज कर सकता है। यूरिया को अमोनिया की तुलना में उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है ना? क्यों? क्योंकि यूरिया जो होता है वो कैसा होता है? कम टॉक्सिक होता है, इसीलिए उसको कम यूरिन में भी कम जल में भी क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अमोनिया उसको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ज्यादा पतला करना होता है, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो सेल को ज्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है, इसीलिए उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो सही बात है, ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? यूरिया जल में अत्यंत घुलनशील होता है ना, इजिली डिसॉल्व हो जाता है। बट अमोनिया एज कंपेयर टू यूरिया कम डिसॉल्व होता है। सही है। यूरिया को यकृत में अनिश्चित काल तक संग्रहित किया जा सकता है, ये तो बिल्कुल सही है। लीवर में अगर यूरिया को अनिश्चित काल तक आप संग्रहित करेंगे तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि यूरिया भी एक टाइप का टॉक्सिन है। भले ही अमोनिया के कंपेयर में कम इसकी टॉक्सिसिटी कम है, लेकिन है तो ये भी टॉक्सिन, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, 1 और 2 हमारा सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पौधों में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन निम्नलिखित के माध्यम से होता है। देखो, पौधों में कुछ वाटर जो है वो स्टोमेटा से तो बाहर निकल जाता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। लेकिन हाइडाथोट्स आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पत्तियों के एजेस में होता है। जैसे कि ये आपकी लीफ है, तो लीफ के सेल में, मान लो ये लीफ के अंदर का कोई सेल है, यहाँ पर इस प्रकार की संरचना होती है। इसे क्या कहते हैं आप? इन पोर्स को क्या कहते हैं आप? स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर ये जो होल्स होते हैं यही क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। तो स्टोमेटा में क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और यहाँ से जो भी एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये पौधों में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन जल के जो अणु होते हैं वो ड्रॉप्स के फॉर्म में कैसे? यहाँ से तो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, यानी कि इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बनकर जल उड़ जाता है। लेकिन ड्रॉप्स के फॉर्म में जल कहाँ से निकलता है? तो ड्रॉप्स के फॉर्म में जल हाइडाथोट से निकलता है, जो कि पौधों के एजेस पर, इन किनारों पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा पौधों के एपिडर्मिस में मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं ये हाइडाथोट्स, और यहाँ से जो जल है वो बाहर निकलते हैं ड्रॉप्स के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सेस वाटर का कहाँ से बाहर निकलना होता है? हाइडाथोट से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उत्सर्जन में त्वचा का कार्य क्या होता है? यूरिया और लवण का उत्सर्जन करना, ग्लूकोज को हटाना, CO2 को हटाना, पित्त का उत्पादन। देखो, वैसे तो त्वचा क्या करता है? मेनली सॉल्ट एंड वाटर को आपके शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, मेनली। लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ये क्या करता है? बाहर निकालता है, कुछ मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है? क्या वाटर दिया हुआ है? कहीं भी जल नहीं दिया हुआ है। तो दिया क्या हुआ है? यूरिया और लवण दिया हुआ है। इसीलिए आंसर हमको क्या लगाना है? यूरिया और लवण लगाना है। अगर यूरिया अलग से दिया होता और जल अलग से, तो जल को प्रायोरिटी देते, क्योंकि मेनली ये जल और लवण को बाहर निकालता है। लेकिन कुछ मात्रा में क्योंकि यूरिया को भी बाहर निकालता है और जल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ग्लूकोज को हटाने का काम बिल्कुल नहीं करता, लंग्स निकालता है CO2 को, और पित्त का उत्पादन तो लीवर कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमारे आज की एक्सक्रीशन या उत्सर्जन टॉपिक से 30 प्रश्न पूरे हुए। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। आप एक बार और रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और बने रहिए हमारे साथ 30 कदम सीरीज में। थैंक यू।